हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। मैं निखिल दुबे आप सभी का अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सी फॉर केमिस्ट्री पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम एल्डिहाइड कीटोन की सीरीज़ के आज लास्ट पार्ट पे हैं। इसके पहले पार्ट में हम कार्बोक्सिलिक एसिड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज इस चैप्टर को हम यहाँ फिनिश करेंगे। हमारा एक बहुत लंबा सा चैप्टर जो कि 8 मार्क्स का वेटेज हमारी एग्ज़ाम में रखता है, आज उसके लास्ट पार्ट को हम पढ़ेंगे, जिसमें आज हम कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उसके कुछ PYQs हम करेंगे। आज केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम सबसे पहले जो बात करेंगे एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे रिएक्शन इन्वॉल्विंग ड्यू टू द बॉन्ड क्लीवेज ऑफ O एंड H, बॉन्ड क्लीवेज ऑफ C एंड OH, R एंड COOH, हेलोजिनेशन रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन होता है यहाँ पे HVZ। देन वी विल टॉक अबाउट द रिंग सब्स्टिट्यूशन एंड लास्ट में हम करेंगे कुछ PYQs। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से GOC से भी क्वेश्चन बनता है, क्योंकि पहला ही हमारा टॉपिक क्या है, एसिडिटी। वी नो वेरी वेल कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो एसिडिक बिहेवियर दिखाता है और इट रिलीज द H+ आयन इन एक्वियस मीडियम, कि एक्वियस मीडियम में ये क्या करता है, H+ आयन को रिलीज करता है। अब अगर यहां पे हम एक चीज ये देखें कि वैसे तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो एक वीक एसिड है, और वीक एसिड होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, एक टाइम के बाद इक्विलिब्रियम अचीव होता है। बिकॉज वीक एसिड है इसलिए इक्विलिब्रियम के कारण हम इसका एक एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालते हैं, जो कि होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ या H3O+ डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RCOOH। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो Ka है, Ka की वैल्यू डिपेंड कर रही है ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ प्रोडक्ट एंड द रिएक्टेंट। अगर रिएक्शन ज़्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, इसका मतलब वी विल गेट मोर H+ आयन, हमें ज़्यादा H+ मिलेंगे। जितने ज़्यादा यहाँ पे H+ होंगे उतना क्या होगा, Ka की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो आपके एग्जाम्स में कभी कभी क्वेश्चंस इन टर्म्स ऑफ Ka भी आ सकता है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया यहाँ पे कि Ka इज प्रोपोर्शनल टू द एसिडिक बिहेवियर, कि जितना ज्यादा Ka की वैल्यू होगी उतना ज्यादा वो एसिड क्या होगा, अच्छा होगा। पॉइंट नंबर 2, वी नो वेरी वेल कि Ka का अगर हम लॉगरिथमिक ले लें तो वो बन जाता है pKa, जो होता है -log Ka, जिसको हम ऐसा लिख सकते हैं log 1/Ka। इसका मतलब अगर Ka की वैल्यू ज़्यादा है तो pKa की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो सेकंड क्या हो गया, pKa इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिक बिहेवियर, या ऐसा हमें लिखना चाहिए कि एसिडिक बिहेवियर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो है वो pKa, एसिडिक बिहेवियर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द pKa। सिमिलरली कभी कभी क्वेश्चन जो है वो pH के टर्म्स में आ सकता है। फिर हमारा पॉइंट नंबर 3 कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इज प्रोपोर्शनल टू द एसिडिक बिहेवियर। कि अगर हमारे सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोनियम आयन या H+ आयन अगर ज्यादा है तो क्या होगा, एसिडिक बिहेवियर ज्यादा होगा। फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा कि pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिक बिहेवियर। फॉर अ स्ट्रॉन्ग एसिड pH का वैल्यू हमेशा लो होता है। इफ यू रिमेंबर द pH स्केल, इट इज बिटवीन 0 to 14। तो जैसे जैसे हम 7 से दूर चलेंगे वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। तो ऑन द डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज ऑफ Ka pKa हम बता सकते हैं कि कोई भी एसिड जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग या वीक होगा। तो इसको नोट कीजिए, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट पे जब हम आए इसके,
तो यहाँ पे कुछ रिएक्शंस हम समझते हैं, रिएक्शन विथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सबसे पहली रिएक्शन जो है, वी नो वेरी वेल कि कोई भी एसिड जब किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो ऑन रिएक्टिंग विथ मेटल इट मेक्स सॉल्ट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। कि वो सॉल्ट के साथ क्या करता है, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। फॉर एग्जाम्पल कि सपोज हमारे पास एसिटिक एसिड है, इसकी रिएक्शन अगर हम सोडियम मेटल के साथ कराएं तो इट मेक्स सोडियम एसीटेट, और साथ में क्या करेगा, ये हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। सेकंड, अगर हम एल्कलाइज के साथ रिएक्शन करें तो वी नो वेरी वेल कि एसिड व्हेन रिएक्ट्स विद बेस इट मेक्स सॉल्ट एंड प्रोड्यूस वाटर, जिसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। तो इन द सेम मैनर कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करता है कि एसिडिक एसिड जब इसकी रिएक्शन हम करा दें किसी बेस के साथ, सपोज हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लें, तो यहां से H2O बाहर, और जो हमारा प्रोडक्ट होगा इट विल बी द सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और साथ में क्या बनेगा, H2O। तो इसे कहा जाता है सोडियम एसीटेट। थर्ड नंबर पे जो रिएक्शन होती है वो होती है रिएक्शन विथ बेसिक सॉल्ट। like Na2CO3, like NaHCO3, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सारे के सारे बेसिक सॉल्ट हैं क्योंकि इनका करस्पॉन्डिंग जो बेस है वो बड़ा स्ट्रांग होता है, इसलिए सॉल्ट का नेचर भी कैसा होता है, बेसिक। रिएक्शन अगर हम लिखें तो इट विल बी CH3COOH प्लस Na2CO3, यहाँ पे फिर बनता है सॉल्ट CH3COONA प्लस साथ में जो गैस रिलीज होती है वो रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड विथ ब्रिस्क एफरवेसेंस। ये बच्चों केमिकल टेस्ट है टू आइडेंटिफाई द कार्बोक्सिलिक एसिड, कि अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इनके बीच में केमिकली टेस्ट लगाइए, तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर हम कोई बेसिक सॉल्ट डालते हैं लाइक सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है विद ब्रिस्क एफरवेसेंस। ब्रिस्क एफरवेसेंस का मतलब ये है कि जब हम, जैसे आपने कभी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल ओपन की हो, जैसे थम्स अप हो गया, स्प्राइट हो गया, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि बबल्स जो हैं एकदम सडनली बाहर निकल के आते हैं, तो वो बबल्स नथिंग बट दे आर द कार्बन डाइऑक्साइड। तो वैसे ही यहाँ पे जैसे ही हम इस एसिड के अंदर बेसिक सॉल्ट ऐड करते हैं तो ऐसे सडनली बबल्स बाहर आते हैं, और वो जो बबल्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स होते हैं। अब पता कैसे लगाया जाता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन जब वापस लाइम वाटर से इसको पास किया जाता है, तो लाइम वाटर से पास करने पे ये उस लाइम वाटर को मिल्की कर देता है, इट टर्न्स इनटू मिल्की। और मिल्कीनेस अपीयरेंस से हमें यहाँ समझ में आता है कि जो रिलीजिंग गैस है वो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सिमिलरली यहाँ पे हम Na2CO3 लें या NaHCO3 लें, सेम ही रिएक्शन होता है। इन द सेम मैनर NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट भी रिएक्ट करता है, प्लस CO2 प्लस H2। तो नोट करने वाली बात यहां पे ये है कि दिस रिएक्शन is not given by, this reaction is not given by alcohol। एल्कोहल इस रिएक्शन को नहीं देता है।
तो इट इज अ केमिकल टेस्ट जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल के आइडेंटिफिकेशन को कर सकते हैं। नोट कर लीजिए इसे। आगे बढ़े। अगला है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हमें अच्छे से पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में से अगर हम H+ आयन निकाल दें तो यहां पे बनता है कार्बोक्सिलेट आयन। और फ्रॉम द केमिस्ट्री हमें पता है कि अगर कोई रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा होती है तो उसका प्रोडक्ट अगर स्टेबल होगा तभी रिएक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा होगी। तो अगर इस कार्बोक्सिलेट आयन में अगर हम ये देखें कि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन के पास वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, यहां से माइनस सिंगल डबल, तो कॉन्जुगेशन के कारण ये माइनस लोन बॉन्ड पेयर में और बॉन्ड पेयर लोन पेयर में। तो रेजोनेंस स्टेबलाइज होने के कारण भी क्या होता है, ये आसानी से अपना H+ दे देता है। इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो एल्कोहल और फिनॉल से भी क्या होता है, ज़्यादा एसिडिक बिहेवियर दिखाता है। अब इस पर्टिकुलर कार्बोक्सिलेट आयन से अगर कोई ग्रुप कनेक्ट हो जाए, जैसे हम यहाँ देख पा रहे हैं कि एक तरफ हमने कार्बोक्सिलेट ग्रुप से कार्बोक्सिलेट आयन से हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ रखा है और दूसरा हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऐड किया हुआ है। तो हमें अच्छे से पता है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो दिखाते हैं +I इफेक्ट, और +I इफेक्ट होने के कारण वो इलेक्ट्रॉन डोनर हैं, इसलिए वो इस पर्टिकुलर कार्बोक्सिलेट आयन पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन चार्ज की डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं। अब जितनी चार्ज डेंसिटी यहाँ पे इंक्रीज होगी उतना क्या होगा, आयन हमारा अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि जितना नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज किसी एटम पे किसी सब्सटेंस पे होता है उसकी स्टेबिलिटी उतनी कम होती है। इसलिए +I इफेक्ट के कारण जो माइनस चार्ज यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ऑन अ कार्बोक्सिलेट आयन वो क्या है, ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप जो है वो क्या कर रहा है, डीस्टेबलाइजेस द कार्बोक्सिलेट एनायन। वो इस कार्बोक्सिलेट एनायन को क्या कर रहा है, डीस्टेबलाइज कर रहा है। क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज को वो इंक्रीज कर रहा है। सिमिलरली अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, विड्रॉ आप बैंक में जाते हैं पैसे विड्रॉ कराने, तो विड्रॉ का मतलब क्या होता है, अपनी तरफ लेना। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है ड्यू टू -I इफेक्ट। इसके कारण क्या होगा, यहाँ पे वो स्टेबलाइज कर रहा है कार्बोक्सिलेट एनायन को और वो क्या करेगा, स्ट्रेंथ कर देगा, एसिड को स्ट्रांग बना देगा। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि जो एसिडिक बिहेवियर है, एसिडिक बिहेवियर इज प्रोपोर्शनल टू द -I इफेक्ट एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द +I इफेक्ट। एसिडिक बिहेवियर -I इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और +I इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर कहीं एसिडिक बिहेवियर लगता है, एसिडिक बिहेवियर हमें चेक करना है, तो हम क्या देखें कि हमारा जो ग्रुप अटैच्ड है वो -I इफेक्ट दिखाता है या +I इफेक्ट दिखाता है। इसको नोट कीजिए। आज बच्चों थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू आ रहा है, थोड़ा सा नेट का इश्यू चल रहा है। चलिए अगला आता है हमारा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है कि फिनॉक्साइड आयन हैज मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देन कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल। ये काफी बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि फिनॉल जो है उसके पास ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं बट फिर भी
कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, अच्छा एसिड होता है। जैसे कि फिनॉल, फिनॉल से अगर हम H+ को रिमूव कर दें तो यहां बनता है फिनॉक्साइड आयन। क्या बनता है? फिनॉक्साइड आयन। अब हम यहां देख पा रहे हैं कि रेजोनेंस लग रहा है माइनस सिंगल डबल, तो क्या होगा? लोन पेयर बॉन्ड पेयर में और बॉन्ड पेयर लोन पेयर में। तो पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा डबल बॉन्ड O, यहां आया माइनस, फिर माइनस सिंगल डबल, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, माइनस आ गया यहां पे, फिर माइनस सिंगल डबल, फिर हम देख पा रहे हैं माइनस सिंगल डबल, इस तरीके से पूरी बेंजीन रिंग पे क्या हुआ है? इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो गई है, और सबसे ज़्यादा कहाँ हो गई है? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि फिनॉक्साइड आयन के, फिनॉल से फिनॉक्साइड आयन बनने के बाद कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? 5। बट अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें, कार्बोक्सिलिक एसिड में RCOO- दो ही स्ट्रक्चर हैं, ये यहां और ये यहां। सिर्फ यही दो पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, बट फिनॉक्साइड आयन में कितने हैं? 5। बट फिर भी क्या बोल रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड इज मच मोर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू द फिनॉल। रीजन पूछा है वाई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि फिनॉक्साइड आयन के, फिनॉल के जब हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए तो नेगेटिव चार्ज कहाँ प्रेजेंट था? ऑक्सीजन पे। बट ड्यूरिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नेगेटिव चार्ज कहाँ आ गया? कार्बन पे। बट इन द केस ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन, अगर हम इसको नंबर 1 और नंबर 2 दें तो नेगेटिव चार्ज सिर्फ कहाँ अपीयर हो रहा है? बिटवीन ऑक्सीजन। बट इन द केस ऑफ फिनॉल नेगेटिव चार्ज कहाँ आ रहा है? ऑन द कार्बन। वी नो वेरी वेल कि कार्बन जो है वो ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो बिकॉज ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन स्टेबलाइजेस दिस नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन इस नेगेटिव चार्ज को बियर कर सकता है, स्टेबल कर सकता है। या हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन को नेगेटिव चार्ज पसंद है। जैसे अगर आपको गुलाब जामुन खाना पसंद है और आपके पास अगर गुलाब जामुन आए तो आप उसको बहुत आसानी से हंस हंस के खाओगे, परंतु अगर आपके पास करेला आ जाए और आपको करेला पसंद नहीं है तो आप उसको नहीं खाओगे। तो वैसे ही कार्बन और ऑक्सीजन में से ज़्यादा स्टेबिलिटी जो है वो ऑक्सीजन एटम की होगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, so on carboxylic acid negative charge appears on more electronegative oxygen, more electronegative oxygen, whereas in phenoxide ion negative charge comes on less electronegative carbon. In the case of phenoxide ion negative charge comes on less electronegative carbon. तो ये क्या होगा उसका आंसर? नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है। नाउ वी हैव टू मेक द अरेंजमेंट of this acid in
इंक्रीजिंग ऑर्डर। कीजिए जरा क्वेश्चन कि इन सारे एसिड को उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ के हिसाब से जमाएं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्या करना है? एसिडिक स्ट्रेंथ। करिए क्वेश्चन, करिए जल्दी से। चलिए बच्चों, क्या है एसिडिक स्ट्रेंथ? एसिडिक स्ट्रेंथ अभी हमने देखा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है -I -R और -H के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है +I +R और +H के। डोनर एसिडिक स्ट्रेंथ कम करेगा और विड्रॉइंग एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। यहां पे हम देख पा रहे हैं कि जो नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप शोज -I एंड -R, क्योंकि कहां लगा हुआ है? पैरा पोजीशन पे। ऑर्थो और पैरा पे इफेक्ट लगते हैं, मेटा पे इफेक्ट लगता ही नहीं है। मिथॉक्सी ग्रुप कहां लगा हुआ है? पैरा पे। तो ये क्या दिखाएगा? +I और +R। अब यू नो वेरी वेल कि सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव होता है वो होता है रेजोनेटिंग इफेक्ट, देन हाइपर कॉन्जुगेशन, देन इंडक्टिव इफेक्ट। तो रेजोनेटिंग इफेक्ट से हम यहां देखें कि यहां लग रहा है -R, यहां लग रहा है +R, यहां पे कोई इफेक्ट ही नहीं है, नो इफेक्ट। तो -I एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है, तो नंबर 1 एसिड कौन सा हो गया? नाइट्रोबेंजोइक एसिड, देन बेंजोइक एसिड, देन मेथॉक्सीबेंजोइक एसिड। तो नंबर 1 बेंजोइक एसिड विद नाइट्रो ग्रुप, क्योंकि नाइट्रो यहां पे कैसा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। देन बेंजोइक एसिड, देन हमारा मिथॉक्सी ग्रुप, बिकॉज मिथॉक्सी ग्रुप कैसा है? यहां पे +I इफेक्ट दिखाता है। आई होप आप समझ पा रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। अगला है विच एसिड ऑफ ईच पेयर शोन हियर वुड यू एक्सपेक्ट टू बी स्ट्रॉन्गर। चलिए यहां पे पहली बात तो कोई रेजोनेटिंग इफेक्ट ही नहीं है, तो हम यहां पे लिख लेते हैं क्या बना ये? CH3 COOH, और सेकंड जो है हमारा वो है CH2F COOH। नाउ वी नो वेरी वेल कि यहां पे CH3 शो करेगा +I और फ्लोरीन यहां पे दिखाएगा -I। तो -I एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है, इसलिए फ्लोरोएथेनिक एसिड जो है वो अच्छा होगा एसिडिक एसिड से। सिमिलरली यहां पे देखें CH2F COOH और CH2Cl COOH। अब बेटा यहां पे दोनों जो है -I दिखा रहे हैं, फ्लोरीन भी -I दिखाता है, क्लोरीन भी -I दिखाता है। तो यहां पे आपको याद होगा क्लास 11th में हम DNP रूल यूज करते हैं। क्या होता था DNP रूल? डिस्टेंस, नंबर एंड पावर। तो हम देखें COOH से फ्लोरीन भी सेम डिस्टेंस पे है, क्लोरीन भी सेम डिस्टेंस पे है, फ्लोरीन भी 1 है, क्लोरीन भी 1 है। फिर आता है पावर, तो हमें पता है फ्लोरीन का पावर ज़्यादा है बजाय किसके? क्लोरीन के। तो बेटर एसिड कौन सा होगा? ये वाला, क्योंकि -I क्या करता है? एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है। अगर इसकी जगह यहाँ पे ऐसा कुछ हो जाता कि यहाँ हम लिख देते CHCl2 COOH और साथ में हम लेते CH2F COOH, तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं। क्या जुड़े हुए हैं? 2 क्लोरीन, और यहाँ पे एक ही फ्लोरीन है। तो अब यहाँ पे नंबर रूल के हिसाब से कौन सा वाला हो जाता? डाइक्लोरोएसिडिक एसिड जो है
वो हमारा ज़्यादा अच्छा एसिड होता बजाय किसके, फ्लोरो एसिटिक एसिड के। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको डीएनपी रूल को लगा के ही करने हैं। आई होप आप समझ पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। आगे बढ़ें। तो ये है हमारा एसिडिक। और देखते हैं दो एक क्वेश्चन। चलिए ये वाला कीजिए आप जल्दी से। क्या हो रहा है यहाँ पे, CH2F CH2 CH2 COOH। यहाँ अगर देखें CH3 CHF CH2 COOH। अब यहाँ देखें COOH से फ्लोरीन का डिस्टेंस और COOH से फ्लोरीन का डिस्टेंस, तो यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है, तो डिस्टेंस रूल के हिसाब से इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो ये वाला जो है एसिड अच्छा होगा और इसका एसिडिक बिहेवियर खराब होगा। ये कीजिए। फिर यहाँ पे -R और +R से हमें करना है। तो मिथाइल ग्रुप क्या दिखाता है, +R ड्यू टू +H, और ये क्या दिखाएगा, -R। तो फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा बजाय किसके, इसके। इस तरीके से हम एसिडिक बिहेवियर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आया बेटा समझ में? आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट है रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ C बॉन्ड OH। C बॉन्ड OH का क्लीवेज हमें करना है। सबसे पहला रिएक्शन है यहाँ पे एसिड एनहाइड्राइड का रिएक्शन। देखिए फॉर्मेशन क्या है, एनहाइड्राइड। Whenever from two acid molecule, जब भी किन्हीं दो एसिड मॉलिक्यूल में से अगर हम H2O बाहर निकालें तो वो बनाता है एसिड एनहाइड्राइड। वो क्या बनाता है, एसिड एनहाइड्राइड। रिएक्शन P2O5 के प्रेजेंस में होता है, या फिर कोई मिनरल एसिड ले लें लाइक H2SO4, तो वो क्या करता है, इस एसिड को बनाता है। एग्जाम्पल हम देखें। दो एथेनोइक एसिड हम ले लें, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एथेनोइक एसिड, और यहां से क्या बाहर निकाल दें हम, H2O। तो आफ्टर रिमूविंग H2O यहाँ पे क्या बनेगा, एसिड एनहाइड्राइड। अब ये जो एसिड एनहाइड्राइड है ये दो एथेनोइक एसिड से मिलके बना है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेनोइक एनहाइड्राइड। जिन एसिड से मिलके बना है उन्हीं एसिड के आगे क्या लगा दें हम, एनहाइड्राइड। तो एथेनोइक एसिड का एनहाइड्राइड है, इसलिए नाम क्या हो जाएगा, एथेनोइक एनहाइड्राइड। अब अगर यहाँ पे हम एक एथेनोइक एसिड और साथ में ले लें फॉर्मिक एसिड, तो वाटर बाहर निकालें तो क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O H। नाम हो जाएगा इसका, ये है फॉर्मिक एसिड, ये है एथेनोइक एसिड, तो मेथेनोइक एथेनोइक एसिड, नाम होगा एथेनोइक मेथेनोइक एनहाइड्राइड। एथेनोइक मेथेनोइक एनहाइड्राइड, इट विल बी एथेनोइक मेथेनोइक एनहाइड्राइड। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पहला रिएक्शन जो है क्लीवेज ऑफ OH, जहां पे एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो सकता है। अगली रिएक्शन जो है हमारी वो है एस्ट्रिफिकेशन। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यूज्ड टू डिटेक्शन ऑफ एल्कोहलिक एंड कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप। ये बच्चों आपको
प्रैक्टिकल्स में भी काम आएगी कि जब एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का कन्फर्मेशन टेस्ट लगाया जाता है तो वो एस्टरिफिकेशन से ही किया जाता है। तो एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में मिलके एस्टर का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं? एस्टर का फॉर्मेशन। 10th क्लास को थोड़ा सा अगर रिकॉल करें तो इस रिएक्शन में बताया जाता था कि एस्टर जो है वो फ्रूटी स्मेल जैसा होता है, इसीलिए इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो नॉर्मली इस्तेमाल किया जाता है किसमें? परफ्यूम्स, डिओड्रेंट्स बनाने में। तो रिएक्शन बड़ा आसान सा होता है कि हम यहाँ पे ले लें एक कार्बोक्सिलिक एसिड, उसकी रिएक्शन करा देते हैं एल्कोहल के साथ। यहाँ पे हम ले लेते हैं एथेनॉल। रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम लाइक H2SO4। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यहाँ पे लिया जाता है, या HCl अगर कैटलिस्ट में हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ से रिमूवल ऑफ वाटर ही है। यहाँ से अगर वाटर हम बाहर करें तो जो बनता है इट इज CH3C डबल बॉन्ड O OC2H5। नाम होता है इसका इथाइल एथेनोएट। इथाइल एथेनोएट जो हमें क्या देता है? फ्रूटी स्मेल। यहां पे बच्चों इन दोनों को मिक्स करने के बाद टेस्ट ट्यूब में इसको वाटर बाथ दिया जाता है। वाटर बाथ का मतलब होता है कि एक कंटेनर के अंदर, आपने देखा होगा कि अगर आपने कभी पोहे खाए हों बाहर शॉप पे, तो वो पोहे वाले क्या करते हैं? कढ़ाई के अंदर पोहे बना के उसको एक तपेले के ऊपर रख देते हैं, उसको डायरेक्ट हीट नहीं करते हैं। डायरेक्ट हीट करने में क्या हो सकता है कि वो पोहे जल जाएंगे, इसलिए उसको इनडायरेक्ट हीटिंग करते हैं, स्टीम के थ्रू उनको गर्म रखा जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे डायरेक्ट हीट नहीं किया जाता है। जो भी टेस्ट ट्यूब में हम ये रिएक्शन करा रहे हैं तो इस टेस्ट ट्यूब को क्या किया जाता है? यहाँ पे कंटेनर को हीट करते हैं, तो इस चीज़ को कहा जाता है वाटर बाथिंग। तो यहाँ पे ड्यूरिंग एस्टरिफिकेशन कभी भी डायरेक्ट हीटिंग नहीं किया जाता है, क्योंकि हाईली इनफ्लेमेबल होता है और इनफ्लेमेबल होने के कारण आग पकड़ सकता है, इसलिए इसको वाटर बाथिंग के थ्रू टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। ठीक है बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन और आता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ H2SO4। व्हाट इज द रोल ऑफ H2SO4? यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो एक प्रोडक्ट बन रहा है साथ में एस्टर के, वो बन रहा है वाटर। तो वाटर यहाँ क्या कर सकता है? रिएक्शन को फिर से रिवर्स ला सकता है। तो जैसे इस रिएक्शन में वाटर बनता है, इस वाटर को हमें क्या करना है? हटाना है। तो H2SO4 यहाँ पे वर्कड एज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। जो वाटर को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। आपको पता होगा कि H2SO4 की वाटर के लिए एफिनिटी जो है वो बहुत स्ट्रांग होती है, उसको वाटर से बहुत ज़्यादा प्यार है। इसीलिए आपने 10th क्लास में देखा होगा कि कभी भी एसिड के डाइल्यूशन में हम एसिड के अंदर पानी नहीं डालते हैं, पानी के अंदर एसिड डालते हैं, क्योंकि एसिड हैव अ वेरी ग्रेट एफिनिटी टुवर्ड्स द वाटर। तो इसलिए यहाँ पे रोल ऑफ H2SO4 क्या? इट इज वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है बेटा, समझ में आया? आगे बढ़े। अब यहां पे इसका मैकेनिज्म हमें गिवन है। क्या गिवन है? मैकेनिज्म। स्टार्टिंग के मैकेनिज्म में अगर हम चलें तो सबसे पहले हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड। होता क्या है? यहाँ पे एसिडिक मीडियम होने के कारण H+ आता है, और वो H+ जो है वो अटैक करता है किसके ऊपर? ऑक्सीजन के लोन पेयर पे। तो यहां पे जो बना वो बना RCOH, ऑक्सीजन पे आया प्लस और यहां पे आ गया OH। क्या इतना समझ में आया? देन चूंकि ये जो पाई बॉन्ड है, अब ये क्या होगा? ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और इस पे कौन करेगा अटैक? एल्कोहल। समझिए,
पहले H प्लस कहाँ गया, ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया तो ऑक्सीजन पे क्या आ गया, प्लस। अब ऑक्सीजन बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, वो क्या करेगा, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेगा, तो यहां से एल्कोहल क्या करता है, इस कार्बन पे अटैक करता है। तो क्या बनता है यहाँ पे आर सी, यहाँ पे OH ऐसा का ऐसा, यहाँ पे आ गया आर OH, सॉरी, यहाँ पे आ गया OH और R, और O पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, और ये क्या हो जाएगा OH। अब ऑक्सीजन इसको हटाने के लिए क्या करेगा, यहाँ से अपना प्रोटॉन ट्रांसफर करेगा, तो यहाँ से ये प्रोटॉन निकला, और ये प्रोटॉन कहाँ जलाता है, इस OH के पास, तो क्या बन जाएगा RCOH डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ गया OR। क्या इतना समझ में आया? और यहाँ क्या हो जाएगा OH2 प्लस, ये H प्लस कहाँ निकला, इधर, और किसके पास जाएगा, इस ऑक्सीजन के पास, तो यहाँ क्या बन गया OH2 प्लस, और फिर से इस प्लस को हटाने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा हम फिर से इसको देखें, यहाँ से उस H प्लस को हटाने के लिए वाटर बाहर होगा, और यहाँ क्या बनेगा RC डबल बॉन्ड O और R। इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पे इसका रिमूवल होता है। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ, और ये यहाँ से बाहर हो जाएगा, तो क्या बनेगा RCOO, यहाँ से ये गया और यहाँ से ये बाहर हो गया, तो क्या बना RCOO। ये इसका कंप्लीट मैकेनिज्म है। आई होप आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे H प्लस आया, H प्लस ने यहाँ बना OH प्लस, एल्कोहल ने अटैक करा, और फिर यहाँ पे प्रोटॉन निकल के किसके पास चला गया, OH के पास, तो एक OH के पास H प्लस, यहाँ आ गया था H प्लस, और फिर यहाँ से ये OH का लोन पेयर इधर, और ये यहाँ से बाहर, तो क्या हो जाता है वाटर बाहर, और फिर H प्लस ट्रांसफर से क्या बन जाता है एस्टर। ठीक है बेटा, आया समझ में, बढ़े आगे। तो ये मैकेनिज्म आपको गिवन है एग्जाम में, इसको आपको प्रिपेयर करना है। अगला है रिएक्शन विथ PCl5, PCl3 एंड SOCl। तो ये आप रिएक्शन पढ़ के आए हेलो एल्केन और हेलोरीन्स के अंदर, कि PCl5 ले लें, PCl3 ले लें, या हम SOCl2 ले लें। सभी केस में यहाँ पे एसिल हैलाइड बनेगा, एसिटल क्लोराइड बनेगा, क्या हो जाएगा यहाँ से CH3COCl, यहाँ भी क्या बनेगा CH3COCl, और यहाँ भी क्या बनेगा CH3COCl। यहाँ पे बनता है POCl3 प्लस HCl, यहाँ बनता है H3PO3, और यहाँ पे बनता है SO2 प्लस HCl। यहाँ पे दोनों प्रोडक्ट गैसेस हैं,
इसलिए ये बेस्ट मेथड कही जाती है। याद कीजिए, हेलो एल्केन बनाने के लिए भी डार्जन्स मेथड कहा जाता था कि डार्जन्स मेथड इज़ द बेस्ट मेथड टू मेक हेलो एल्केन। तो रीज़न यहाँ पे यही है कि जो प्रोडक्ट बनते हैं यहाँ पे वो दोनों प्रोडक्ट गैसेज हैं। SO2 और HCl यहाँ पे गैसेज प्रोडक्ट हैं। तो गैसेज होने के कारण दे एस्केप फ्रॉम द रिएक्शन। तो यहाँ पे सिर्फ हमें क्या मिलता है, एसिटल क्लोराइड। तो सिंगल प्रोडक्ट हमेशा प्रीफर किया जाता है बनाना ओवर द मल्टीपल प्रोडक्ट्स, इसलिए ये बेस्ट मेथड होती है। ठीक है, ये सिंपल सा रिएक्शन है, वापस आया है हमारे यहाँ हेलो एल्केन्स में, हम पढ़ चुके हैं इसे। ये रिएक्शन फिर यहाँ है, बस सिर्फ डिफरेंस क्या है, वहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप नहीं था, वहाँ सीधे रिएक्शन एल्कोहल के साथ था, यहाँ रिएक्शन कार्बोनिल के साथ है। बढ़े आगे, अगली रिएक्शन है रिएक्शन विथ अमोनिया। CH3 COOH और NH3। हमें अच्छे से पता है कि ये है बेस, ये है एसिड। तो एसिड और बेस न्यूट्रलाइजेशन, बट यहाँ पे वाटर नहीं होता है, रिमूवल, याद रखिएगा। यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे ये लुईस बेस के जैसे काम करता है और ये ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड होता है। जहाँ पे ये H+ डोनर है और ये लोन पेयर डोनर है। तो क्या बनता है, CH3 COO- और साथ में NH4+। कहा जाता है इसे अमोनियम एसीटेट। फिर इसको हीट कर दिया जाए तो बनता है यहाँ पे अमाइड, CH3CO NH2। तो यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा इथेनामाइड। क्या नाम हो जाएगा, इथेनामाइड। सिमिलरली अगर हम सेम रिएक्शन बेंजोइक एसिड के साथ कराएं तो पहले COO- NH4+ अमोनियम बेंजोएट, on heating it converts into benzenamide CONH2। एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है जो हमें अमाइंस में काम आएगी, नाम है उसका रिएक्शन विथ थैलिक एसिड। इट इज नोन एज द थैलिक एसिड। तो यहाँ पे हम 2 मोल्स ऑफ अमोनिया ले लें तो क्या बन जाएगा, बेंजीन, ये COO- NH4+, COO- NH4+, on heating it converts into CONH2, CONH2। इसे कहा जाता है थैलामाइड, थैलामाइड। और अगर इसे स्ट्रांगली हीट कर दिया जाए तो इट कन्वर्ट्स इनटू थैलीमाइड। याद कीजिए, कुछ रिएक्शन आपको याद आई होगी, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। तो इट इज नोन एज द थैलीमाइड। तो पहले यहां पे बनता है थैला, और थैले को अगर हम हीट कर दें तो क्या बनती है, थैली। तो सबसे पहले बनता है थैलामाइड, और थैलामाइड को स्ट्रांगली हीट करने पे क्या बनता है, थैलीमाइड। तो ये रिएक्शंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये कन्वर्जन्स में भी काफ़ी पूछी जाती है, इसलिए इसके याद रखिएगा। रिएक्शन विथ अमोनिया। आगे बढ़ें, अगला आता है रिडक्शन। CH3COOH in the presence of lithium aluminum hydride या B2H6 it converts into the corresponding alcohol। हमें अच्छे से पता है कि एल्डिहाइड को अगर हम रिड्यूस करें तो ऑन रिड्यूसिंग इट कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम रिड्यूस करें तो ऑन रिड्यूसिंग इट कन्वर्ट्स इनटू द एल्कोहल। तो रिडक्शन है,
बड़ा सिंपल सा रिडक्शन है यहाँ पे। इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या B2H6 देन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस अगर हम कर दें तो क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। फॉर एग्जाम्पल और देख लें हम कि अगर यहाँ पे हम प्रोपेनोइक एसिड ले लें और यहाँ पे इसका रिडक्शन हम करा दें तो क्या बनेगा, प्रोपेनॉल। देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेनॉल। तो ये हो गया पहला प्रोसेस, रिडक्शन, जहाँ पे अब क्या हो रहा है, जो बॉन्ड ब्रेक होंगे वो बॉन्ड ब्रेक होंगे बिटवीन R और COOH। सिंपल सा रिएक्शन है, आपको याद रखना है। बढ़े आगे, अगला डीकार्बोक्सिलेशन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। आप पढ़ चुके हैं इसे क्लास 11th में। बोले सर क्लास 11 तो हमारी ऐसे ही चली गई है। कोई बात नहीं, यहाँ हम फिर से देख लेते हैं कि सपोज वी आर हैविंग अ salt of carboxylic acid and is heated in the presence of lime soda. This reaction is also called lime soda reaction, क्योंकि NaOH को क्या कहा जाता है, कास्टिक सोडा, and CaO is known as quick lime। 3:1 में ये होते हैं। इन्हें जब हीट किया जाता है तो ऑन हीटिंग यहां से Na2CO3 बाहर और बनता है मीथेन। किसका फॉर्मेशन होता है, मीथेन का। इसलिए इसका नाम एक और है सोडा लाइम रिएक्शन। क्या कहा जाता है इसे, सोडा लाइम रिएक्शन। इट इज नोन एज सोडा लाइम रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन्स में काम आ सकती है। अगली रिएक्शन कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, फिर क्लास 11th की रिएक्शन है। बोले सर क्या आप 11th पढ़ाए जा रहे हो? बेटा आप क्या करेंगे, पढ़ाना तो पड़ेगा क्योंकि पूछी जा सकती है, नेम रिएक्शन है और 11th की है तो वो मान के चलेंगे कि आपने नहीं पढ़ा है, ये वो थोड़ी मानेंगे। वो ये मान के चलेंगे कि आपको पढ़ता है, पढ़ के आए हैं आप, आपको आता है। तो क्या होगा, फिर से यहाँ पे हम ले लें सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो यहाँ पे बनता है हमारा इथेन प्लस CO2 प्लस H2 प्लस NaOH, फॉर्मेशन ऑफ इथेन। इस मेथड से कभी भी मीथेन नहीं बनाया जा सकता क्योंकि आप देख पा रहे हो 2 मॉलिक्यूल्स का रिक्वायरमेंट है, इसलिए 2 जो हैं एल्काइल ग्रुप अटैच होकर क्या बनाते हैं, इथेन। पॉइंट नंबर 2 पूछा गया है कि व्हाट विल बी द pH ऑफ रिएक्शन। तो pH इस रिएक्शन का क्या होगा, ग्रेटर देन 7 होगा, बेसिक होगा। क्यों होगा बेसिक, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है, फाइनली NaOH। मैकेनिज्म के लिए आप क्लास 11 को देखिएगा, वहाँ क्लास 11 में इसका मैकेनिज्म पूरा गिवन है, ठीक है। तो अगली जो रिएक्शन है हमारी वो है सब्स्टिट्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। मुझे ऐसा लगता है कि ये रिएक्शन इस बार आनी चाहिए, काफ़ी टाइम से उन्होंने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं पूछा है। बेसिकली इट इज अल्फा हेलो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अल्फा हेलो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाम है रिएक्शन का हेल वोलार्ड जेलेंस्की। क्या होना चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड के पास, देयर मस्ट बी प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। एक और अल्फा हाइड्रोजन का रिएक्शन है। रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस और हेलोजन। यहाँ पे क्लोरीन या ब्रोमीन हो सकता है। तो जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो बनता है अल्फा हेलो एसिड। अल्फा पोजीशन पे क्या आता है, हेलोजन आ जाता है, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, अल्फा क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड। इट विल बी अल्फा क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड। तो बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और मुझे ऐसा लगता है कि सर मस्ट कम, ये आना ही चाहिए।
हेल-वोलार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन। रेड फॉस्फोरस का प्रेजेंस, हेलोजिनेशन करना है एट अल्फा पोजीशन, तो अल्फा से हाइड्रोजन बाहर और क्या आ जाएगा, क्लोरीन, तो अल्फा हेलो एसिड का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। अगला रिएक्शन है रिंग सब्स्टिट्यूशन। वी नो वेरी वेल कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इट इज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। कैसा है ये, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। क्यों है देख लेते हैं, COOH, यहां पे आप देख पा रहे हैं कि डबल बॉन्ड, बॉन्ड पेयर में और बॉन्ड पेयर में, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो इट विल बी CO-OH, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड और कार्बन पे आ गया प्लस। अब ये सब पूरा रेजोनेंस जब हम चलाते जाएंगे तो एक प्लस ऑर्थो पे, एक प्लस पैरा पे और फिर ऑर्थो पे। इसका मतलब ऑर्थो और पैरा पे क्या हुआ, यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पे प्लस चार्ज होने के कारण कभी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑर्थो और पैरा पे नहीं हो सकता। तो सारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ होते हैं, एट मेटा पोजीशन। इसीलिए क्या कहा जाता है कि ये कैसा है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो रिएक्शंस क्या बन जाएंगे इसकी, सबसे पहला हो गया ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3। तो एक ब्रोमिनेशन कहाँ, बोले सर एक ही तो होगा, कहाँ, मेटा पोजीशन पे। सेकेंड नाइट्रेशन करा दें, तो नाइट्रेशन भी कहाँ होगा, मेटा पोजीशन पे। सल्फोनेशन करा दें, तो सल्फोनेशन भी कहाँ होगा, मेटा पोजीशन पे। तो चूंकि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है इसलिए नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन सभी कहाँ होंगे, मेटा पोजीशन पे। तो ये क्या हो गया, रिंग सब्स्टिट्यूशन। अब यहां पे क्वेश्चन और आता है, इनफैक्ट दो क्वेश्चन आते हैं। पहला, वाई कार्बोक्सिलिक एसिड do not give Friedel-Crafts alkylation and acylation। कि कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन क्यों नहीं देता, तो बड़ा आसान सा रीजन है कि फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर हमें अच्छे से पता है कि फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन जो होती है वो होती है एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। और AlCl3 जो है वो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, इट इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। तो इसे तो जहां इलेक्ट्रॉन मिलते हैं वहां चला जाता है। तो यहाँ पे होता क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कारण ऑक्सीजन पे माइनस, कार्बन पे प्लस। तो AlCl3 जो है वो इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड खुद ही बना लेता है, जबकि इसे क्या करना चाहिए था, इसे इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करना चाहिए था। तो बिकॉज ऑफ मेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बाय AlCl3 इटसेल्फ, यहाँ पे AlCl3 जो है वो इलेक्ट्रोफाइल बना ही नहीं पाता। तो AlCl3 का काम ही ये होता था कि वो क्या करता था, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करता था। इसलिए कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन या एसाइलेशन नहीं देता। सेकंड क्वेश्चन यहां पे जो बनता है वो ये बनता है कि वाई कार्बोक्सिलिक एसिड
डू नॉट गिव characteristic reactions of carbonyl group. Characteristic reactions of carbonyl group. कि कार्बोनिल ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस क्यों नहीं देता? याद कीजिए, कार्बोनिल ग्रुप में हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देखी हैं। एनजेड रिएक्शन हो गया, फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रीन हो गया, फॉर्मेशन ऑफ हेमी एसिटल कीटल हो गया, एसिटल हो गया, ऑक्सीम हो गया, शीफ बेस है। ये रिएक्शंस कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्यों नहीं देता, जबकि उसके पास भी क्या प्रेजेंट है? कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो रीजन यहां पे ये है कि इन द केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स, वो डीलोकलाइजेशन में रहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन यहां चले गए तो यहां क्या हो जाएगा? आर सी ओ माइनस, ये बन गया पाई बॉन्ड। अब आ जाएगा इस पे प्लस, तो ये प्लस हटाने के लिए यहां से क्या करेगा? हाइड्रोजन से बॉन्ड अपनी तरफ ब्रेक कर लेगा। यहां से ये बॉन्ड अपनी तरफ ब्रेक कर लेगा और ये H कहाँ चला जाएगा? इसके पास। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा कि ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड डीलोकलाइज्ड है इन बिटवीन द बोथ ऑक्सीजन, जबकि कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड कीटोन में ऐसा नहीं होता। वहाँ पे पाई बॉन्ड सिर्फ एक ही ऑक्सीजन के साथ है, इसलिए इजीली वो क्या करता है? कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस दे देता है। जबकि इन द केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है कि यहाँ पे पाई बॉन्ड डीलोकलाइज्ड है बिटवीन बोथ ऑक्सीजन, इसलिए जितनी भी कार्बोनिल ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस हैं वो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं देता है। ठीक है बेटा, तो यहां पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। आइए कुछ पीवाईक्यूज करते हैं। पहला क्वेश्चन, राइट स्ट्रक्चर, अच्छा क्यू यहां आ गया, देखिए क्या है। राइट स्ट्रक्चर ऑफ मेन कंपाउंड्स ए एंड बी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। चलिए करिए जरा, देखें कितना आपको याद है पढ़ाया हुआ। सर ये तो सीधा सीधा हो गया कि C6H5 COOH PCl5, क्या बताया था? OH की जगह आ जाएगा Cl, C6H5 COCl, H2PDBaSO4। दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालिए, कौन सी रिएक्शन है? रोजेनमुंड। H2PDBaSO4 इज रोजेनमुंड रिएक्शन। और क्या बन जाएगा यहाँ पे? C6H5CHO। ठीक है जी। चलिए सेकंड, CH3CN CH3MgBr H3O+, बताइए कौन सी रिएक्शन है? याद आया? मेथड ऑफ प्रिपरेशन है किसका? एसीटोन का, कीटोन का। तो क्या बनेगा यहां पे? CH3CO CH3। क्या बनेगा? CH3CO CH3। और फिर ये रिएक्शन कौन सी हो गई? क्लीमेंसन। याद करिए, क्लीमेंसन रिडक्शन, इट इज क्लीमेंसन रिडक्शन। तो क्या होता है? CO कन्वर्ट इनटू CH2, तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एल्केन, प्रोपेन बनेगा। तो सारे PYQs हैं बेटा, ये सारे हम PYQs कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे देखिए रोजेनमुंड था, ये रिएक्शन कौन सी थी? रोजेनमुंड। और रिएक्शन कौन सी थी? ये क्लीमेंसन। ठीक, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। कितना आसान है, सिंपल सी रिएक्शंस है, सीधे सीधे नेम रिएक्शंस पूछ लिए ए और बी में। नेक्स्ट बात करें, चलिए रीजन वाले क्वेश्चंस हैं। पहला, कि बेंजोइक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड। बताएं जरा। देखिए यार, यहाँ पे क्या हो रहा है? प्लस आई इफेक्ट लग रहा है
और प्लस आई इफेक्ट के कारण क्या होगा, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बेंजीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के जैसे काम करेगा, तो क्या होगा, यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। तो बेंजोइक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड। देन बात करें, मेथेनॉल इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देन इथेनॉल। मेथेनॉल और एथेनॉल, मेथेनॉल क्या है, अगेन से प्लस आई इफेक्ट, और प्लस आई इफेक्ट के कारण कार्बन की न्यूक्लियोफिलिसिटी को कम करेगा बिकॉज इलेक्ट्रॉन डोनर है, और यहाँ पे कोई इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता, इसलिए इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेजोनेंस के कारण ये स्टेबल है, और यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट है। थर्ड, केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश प्रोपेनल एंड प्रोपेनॉन। प्रोपेनल इज CH3CH2CHO, प्रोपेनोन इज एसीटोन। क्या आ गया है, एसीटोन, मिथाइल कीटो, और वी नो वेरी वेल कि मिथाइल कीटो क्या करता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, तो इट विल बी व्हाट, CH3COONA प्लस CHI3। तो ये क्या करेगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, बट यहाँ पे कोई मिथाइल कीटो नहीं है, इसलिए वो रिएक्शन नहीं करेगा। तो विद द हेल्प ऑफ आयोडोफॉर्म टेस्ट हम क्या कर सकते हैं, उनके बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगला, फिर प्रोडक्ट प्रिडिक्ट करना है। बढ़िया क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपका नीट में आया हुआ है। देखिए क्या है बेटा, ये टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट क्या करता है, सिर्फ एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है, कीटोन के साथ तो करता ही नहीं है। तो यहाँ पे ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है, तो कीटोन वाले को तो छेड़ना ही नहीं है, सिर्फ क्या होगा, एल्डिहाइड विल कन्वर्ट इनटू द कार्बोक्सिलेट आयन। एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, कार्बोक्सिलेट आयन में, और कीटोन ऐसा का ऐसा। फिर बढ़िया क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ है। देखिए एनसीईआरटी से सीधे सीधे क्वेश्चन नीट में आते हैं, और पीवाईक्यू भी है, सीबीएसई भी है, मतलब सीबीएसई में भी आए हुए हैं। देखिए जरा क्या होगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट, ये क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट। अब किसको रिड्यूस करता है, तो सिर्फ एल्डिहाइड या कीटोन को, पर यहां ग्रुप कौन सा हो गया, ये तो एस्टर है, एस्टर को तो रिड्यूस करता ही नहीं है, तो सिर्फ रिडक्शन किसका होगा, इसका। तो आंसर क्या होगा, CH3COH, इसको एल्कोहल कन्वर्ट कर देगा, रेस्ट एज इट इज। तो यहां हमें सोचना नहीं है कि अरे बाप रे 2 फंक्शनल ग्रुप आ गए तो हम क्या करें, जिस पे जो इफेक्ट लगता है वो उस पे लगेगा, जिस पे नहीं लगता है उस पे कोई इफेक्ट लगने वाला नहीं है। ये वाला डाइल्यूट NaOH, ये एल्डोल कंडेंसेशन है, कौन सा है, अलग अलग है इसलिए क्रॉस एल्डोल। तो अल्फा हाइड्रोजन इसी के पास है, इसके पास तो है ही नहीं, तो क्या बन जाएगी रिएक्शन, जरा देखते हैं कि CH3 CHO बेस आया, बेस ने क्या निकाला, प्रोटॉन, तो क्या बन गया, CH2 माइनस और CHO। फिर रिएक्शन बेंजल्डिहाइड, तो C डबल बॉन्ड O और H, ये माइनस और ये प्लस, इसका अटैक कहाँ पे, यहाँ, तो क्या बनेगा, बेंजीन, C, ये हो गया O माइनस, ये H, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, CH2 CHO, और फिर वो H प्लस यहाँ चला जाएगा, तो क्या बनेगा, बेंजीन CHOH और CH2 CHO। तो क्या हो गया यहाँ पे, ये हमारा एल्डोल कंडेंसेशन। आगे बढ़ें बेटा, नेक्स्ट
तो तीनों बढ़िया क्वेश्चन थे ये प्रोडक्ट प्रिडिक्शन के। अगला देखते हैं, कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन्स पेरा नाइट्रोटोलुइन टू 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड। फर्स्ट कन्वर्जन क्या बनाना है, पेरा नाइट्रोटोलुइन, यहां लिख लेते हैं क्या बनाना है, पेरा नाइट्रोटोलुइन से हमें कन्वर्ट करना है 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड। मीन्स हमें क्या करना है, NO2 ग्रुप को यहां पे हटाना है। चलिए हटाते हैं। थोड़ा सा याद कीजिए, क्या याद कीजिए सर, अमाइंस में आपने एक रिएक्शन पढ़ा है SN प्लस HCl या Fe प्लस HCl, Fe प्लस HCl, जो क्या करता था, NO2 ग्रुप को कन्वर्ट करता था अमाइंस के अंदर। तो यहाँ क्या बना दिया हमने, NO2 से अमाइन। लगा दें यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट, क्या हो जाएगा, NaNO2 प्लस HCl एट 0 डिग्री सेल्सियस, इट विल बी CH3, डाइजोनियम सॉल्ट बना N2 प्लस और Cl माइनस। देन रिएक्शन कराते हैं इसकी H3PO3 के साथ, तो वो कन्वर्ट करता था बेंजीन रिंग में। तो यहाँ क्या बन गया, टोलुइन। क्या बन गया, टोलुइन। अब टोलुइन ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग होता है, तो यहाँ पे हम करा दें ब्रोमिनेशन। तो क्या बन गया यहाँ पे, 2 ब्रोमोटोलुइन। देन एल्कलाइन KMnO4 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, कितनी भी बड़ी कार्बन की चेन हो उसको कन्वर्ट कर देता है COOH में। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, बेंजीन के साथ COOH और Br एसिड। सेकेंड क्या है, प्रोपेनोइक एसिड टू एसिटिक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड, चलिए सेकेंड पहले बना लेते हैं, क्या करना है, प्रोपेनोइक एसिड CH3CH2COOH और कन्वर्ट करना है किसके अंदर, एसिटिक एसिड CH3COOH के अंदर। एक कार्बन कम करना है। कार्बन कम करने की रिएक्शन अगर हम सोचें तो हाफ मेन ब्रोमाइड, मतलब पहले हमें अमाइन तक चलें। तो अभी हमने देखा था कि CH3COOH का रिएक्शन अगर हम करा दें किसके साथ, NH3 के साथ, और उसको हीट कर दें तो क्या बनेगा, CH3CONH2। क्या बन गया यहाँ पे, CH3CONH2। CH3CONH2 बनाने के बाद अगर हम यहाँ पे NaOH और Br2 ले आए तो क्या बन जाएगा, CH3NH2। क्या बन जाएगा, CH3NH2। यहाँ पे सॉरी हमने एसिडिक एसिड ले लिया, CH3 CH2 COOH रिएक्शन करा दें किसके साथ, अमोनिया के साथ। तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2NH2। CH3CONH2। देन इसका रिएक्शन हम करा दें हाफ मेन ब्रोमाइड NaOH प्लस Br2। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, CH3 CH2NH2। अब लगा दें हम यहाँ पे सेंडमेयर रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl। तो क्या बन जाएगा, डाइजोनियम सॉल्ट CH3 CH2 N2 प्लस और Cl माइनस, जो कि हाईली अनस्टेबल होता है और कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, एल्कोहल के अंदर। तो यहाँ बन गया एल्कोहल। अब एल्कोहल को
स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लें, जैसे KMnO4, तो KMnO4 के प्रेजेंस में इट कन्वर्ट्स डायरेक्टली इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एक ही रिएक्शन में आप देख सकते हैं कितनी सारी केमिकल रिएक्शंस पूछी गई हैं। ठीक है, तो दोनों कन्वर्जन्स काफ़ी अच्छे हैं, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस को रिवाइज करा रहे हैं। अगला, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, हम पढ़ चुके हैं, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड by AlCl3 then pKa value of 4-nitrobenzoic acid is lower than that of benzoic acid। बना लें दोनों को, 4-nitrobenzoic acid, it is this, benzoic acid, it is this। we know very well कि nitro group shows -R and -I effect, and -R effect increases acidic behavior, इसलिए इसका बिहेवियर क्या होगा, एसिडिक ज़्यादा। और एसिडिक बिहेवियर अगर ज़्यादा है, एसिडिक बिहेवियर अगर ज़्यादा है तो pKa की वैल्यू क्या होगी, कम। वी नो वेरी वेल कि अगर एसिडिक बिहेवियर ज़्यादा है तो pKa क्या होगा, कम। तो ड्यू टू -R -I इफेक्ट एसिडिक बिहेवियर ज़्यादा है, इसलिए pKa की वैल्यू क्या होगी, कम। ठीक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, इसको अब आप कीजिएगा, मैं थोड़ी हिंट देता हूं यहां पे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, तो यहां ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कंपाउंड बनेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा, CO2 के साथ यहां कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और फिर PCl5। चलिए कर ही देता हूं, क्या बनेगा, C6H5 MgBr। रिएक्शन कराया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, PCl5 ले लिया, तो यहां पे बनेगा बेंजोइल क्लोराइड, बेंजीन के ऊपर COCl। ये वाला अब आप ही कीजिएगा, ये है स्टीफन रिएक्शन। तो स्टीफन रिएक्शन से यहां क्या बन जाएगा बेटा, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड डाइल्यूट NaOH, तो यहां क्या बनेगा, एल्डोल, और एल्डोल को हीट करेंगे तो इनल फॉर्म। ये आपका हो गया होमवर्क। तो आप देख सकते हैं कितने सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन सीधे सीधे यहाँ पे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे हमारा एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड खत्म होता है, जो कि 8 मार्क्स का वेटेज है। फिर मैं आपको याद दिला दूँ, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत सारे हमने यहाँ पे एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, PYQ सॉल्व किए हैं। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, आप समझ पा रहे होंगे। तो ऐसे ही और वीडियोस बनाने के लिए हमें मोटिवेट करते रहिए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।